डेरिवेटिव की एप्लीकेशन से स्टार्ट होने वाला ये चैप्टर यानी चैप्टर 3 हमें बहुत सारी एप्लीकेशन और इन डेप्थ फंक्शंस को जानने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। इस सेशन पे हम जानेंगे कि फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम किस तरह से कॉन्केविटी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कॉन्केव बॉडी डाउन हो रही है या अप हो रही है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, इसी तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट इसमें किस तरह से इन्वॉल्व होता है, ऑल्दो हम प्रीवियस सेशन पे ये चीज़ जान चुके हैं। इसी तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे विद एग्जाम्पल। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusain.cs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिस तरह से हमने डायग्राम व्यू पर अभी जाना कि ये सारी चीज़ें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, डाउन, अप, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, स्लोप, पॉजिटिव जानेंगे आप। तो इस चीज़ को अगर ग्राफिकली आप अंडरस्टैंड करें तो इस वक्त फंक्शन की बॉडी इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाके ऑलमोस्ट एंड हो रही है। ठीक, अगर हम इस पॉइंट से फंक्शन को रीड करना शुरू करें तो हम जानते हैं कि स्लोप की वैल्यूज़ अगर हर एक पॉइंट पर निकाली जाए, इस पॉइंट से और इसी तरह से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ, तो ये कंप्लीट बॉडी जो होगी, ये रीजन, इसका पॉजिटिव स्लोप होगा। और पॉजिटिव स्लोप हमेशा उस स्लोप को कहा जाता है जो रेस मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा हो और उसमें दोनों जो डायमेंशंस हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो सेम हो। यानी अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। तो ये कंप्लीट डायरेक्शन वो है जो स्लोप की पॉजिटिविटी की है। और हम जानते हैं कि जब इस पॉइंट पर हम पहुंचेंगे, यहाँ पर जो स्लोप लाइन बनेगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है, तो ये मैक्स पॉइंट होगा। तो मैं इसे लोकल मैक्सिमा कह सकता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद स्लोप यहाँ पर डाउन हो और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू बढ़ी है लेकिन वाई डाउन हो रहा है, यानी दोनों एक्स और वाई ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप वैल्यू चल रही है और उसके बाद ऑनवर्ड ये भी स्लोप नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर आकर हमें स्लोप की वैल्यू दोबारा नेगेटिव मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जा रहा है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि इन्फ्लेक्शन एक्चुअली है क्या। तो इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, अ पॉइंट ऑफ अ कर्व एट विच अ चेंज इन द डायरेक्शन, यानी वो पॉइंट जिसमें कर्व जो बन रहा होगा फंक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर आप गौर देखो तो इस पॉइंट से पहले की जो बॉडी है ये कुछ यूं जा रही है और यूं, तो मैं इन सिंपल इस चीज को कह सकता हूं कि ये कुछ यूं कर्व बना रहा है। इस कर्व को हम कहते हैं कॉन्केव। अगर कॉन्केव इस तरह से है तो मैं कहूंगा कि ये कॉन्केव बॉडी तो है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्केव डाउन है, यानी इस तरह से नीचे की तरफ दिखाया गया डाउन। और इसी चीज को अगर आप यूं करके बना दो तो ये कॉन्केव तो होगा लेकिन ये अप होगा, और इसी कॉन्केव अप को हम कॉन्वेक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन भी इसे कहा जा रहा था, कॉन्वेक्स बॉडी कहा जा रही होती। अब इस कॉन्वेक्स अप एंड कॉन्वेक्स डाउन, ये चीज़ हमें इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद पता चली, यानी ये वो बॉडी है या वो रीजन है जिसकी बेस पे बताया जा रहा है कि हमें इसके ऊपर जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है वो कॉन्केव डाउन पर है और उसके नीचे कॉन्केव अप पर है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट से मजीद आगे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ऑनवर्ड ये पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके बाद हमें एक और यहाँ पर देखो आप कर्व मिल रहा है। ठीक है, ये एक और कर्व है और अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये कुछ यूं बन रहा है, और अगर आप इसको इससे मैच करें इस बॉडी से तो ये ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है यानी जिस तरह से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे वो चेंज हो रहा है। फिर इसी तरह से इस पॉइंट को आप देखें, ये एक और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और इसके बाद कर्व यूं बन रहा है पॉजिटिव स्लोप के साथ, इस तरह से बना रहा है ये। तो इस बॉडी को मैं इसके बराबर ले सकता हूँ, राइट। तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव डाउन और कॉन्वेक्स अप, ये हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बॉडी के बाद पता चलता है, यानी एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन बॉडी हो सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से स्लोप की वैल्यू अप एंड डाउन इस स्ट्रक्चर्ड बॉडी के अंदर हो रही है। इन सिंपल अगर आप देखें कि कॉन्केविटी जो हमारे 3.4 का नाम भी है, ये दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, या तो वो अप होगा या डाउन होगा। और जब हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं अपने फंक्शन का, ठीक है, जो भी फंक्शन आपके पास मौजूद है, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हो, तो सेकंड डेरिवेटिव में जब वैल्यू पॉजिटिव आती है
तो इसका मतलब है कि उस रीजन के अंदर आपकी जो कॉन्केविटी है वो अप है, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कॉन्केविटी की बॉडी यहाँ पर डाउन कहलाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जानना चाह क्यों रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते क्यों और उसके ज़रिए से हमें पता क्यों चलता है। इस चीज़ को अगर आप सिंपली अंडरस्टैंड करो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2x, ठीक है, और इसका मैंने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2। अब बगौर आप देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं, यानी इसमें से जब हम पॉइंट ऑफ क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं और उस क्रिटिकल वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन में पुट कर रहे होते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है? मिनिमा और मैक्सिमा का पता चलता है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यूजेज हो गया जो कि हमने प्रीवियस सेशंस पर डिस्कस भी किया है। जबकि सेकंड डेरिवेटिव के जरिए से हम क्या मालूम कर रहे हैं? कॉन्केविटी मालूम कर रहे हैं, यानी कॉन्केविटी अप है या फिर डाउन है। इस चीज़ का हमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू से पता चल रहा है, इधर वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। होप यू विल अंडरस्टैंड द essential steps to understand concavity, second derivative test, slope, positive, negative, point of inflection। अब टेक्निकली हम अगर बुक को सजेस्ट करें या बुक को अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कॉन्केविटी रिलेट्स द रेट ऑफ द चेंज ऑफ अ फंक्शन डेरिवेटिव, यानी ये रेट ऑफ चेंज को बता रही होती है ऑफ द फंक्शंस में, ठीक है। अ फंक्शन एफ इज कॉन्केव अप और अपवर्ड where the derivative f bar is increasing, यानी आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। This is equivalent to the derivative of the f bar which is f double derivative start superscript prime and superscript being positive, यानी या तो वो पॉजिटिव आ रही हो या फिर वो नेगेटिव आ रही हो। इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर एंड सुपरस्क्रिप्ट या फिर being पॉजिटिव लिखा जा रहा है, तो ये अप कॉन्केविटी होगी और या फिर डाउन कॉन्केविटी होगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम बुक पे चलते हैं, बुक की कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद समझ में आ जाएगा कि हम कॉन्केविटी के ज़रिए से हमें मजीद क्या क्या चीज़ों का पता चल रहा होता है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की बात करूँ तो इन कॉन्केविटी डाउन या अप के ज़रिए से जब हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने न्यूरॉन्स के वेट की वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्केव डाउन या अप या कॉन्केविटी के ज़रिए से अंडरस्टैंड कर पा रहा होता है कि किस रीजन के अंदर हमें ज़्यादा जंप करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, और कहाँ पर वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ कर पा रहे होंगे। बुक पे चलते हैं, मल्टीपल्स मजीद कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो टेक्निकली 3.7 टेस्ट फॉर द कॉन्केविटी का है, और फर्स्ट स्टेप्स कॉन्केविटी टेस्ट में बताता है कि इफ़ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन इंटरवल i, देन द ग्राफ ऑफ f इज कॉन्केव अप ऑन इंटरवल i, यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो वो कॉन्केव अपवर्ड होगा यानी अप होगा, और यही वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही होगी तो इसका मतलब है कॉन्केव डाउन होगा। ये चीज़ अभी इनिशियली हम देख भी चुके हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है डिटरमाइन द ओपन इंटरवल ऑन विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस इज कॉन्केव अप और डाउन, यानी कॉन्केव अप है या डाउन है ओपन इंटरवल पे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फंक्शन को लिया, इस फंक्शन की वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और ये बॉडी जो है रीराइट फंक्शन कहलाएगी, यानी ये फॉर्मेट है सिर्फ दोबारा लिखने का। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा बताना बेहतर नहीं समझता। यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव मैंने ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ ये आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू +1 एंड -1 एंड f डबल बार इज डिफाइंड ऑन द इंटायर रियल लाइन, यानी जब मैं फंक्शन को प्लॉट करूंगा तो ये कंप्लीट एक लाइन ड्रॉ करेगी, यानी प्लॉट हो सकेगी, ठीक है। सो यू शुड टेस्ट f डबल बार इन द इंटरवल -∞ to 1, -1 + 1 and 1 to infinity. The results are shown in the table on the figure 3.26. तो ये 3.26 फिगर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो इनिशियली हमारे पास फंक्शन मौजूद था वो ये रहा, इसकी बॉडी को हमने प्लॉट कर दिया। देखो जब प्लॉट किया गया तो ये फंक्शन इस तरह से प्लॉट हुआ। अब यहाँ पर यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। ये जो वैल्यू है x + 1 and -1, अब हमें ये समझना है। इस चीज़ को समझने का आसान सा तरीका ये है कि जब फंक्शन हमें ओरिजिनली दिया गया था और जब हमने इसे प्लॉट किया, तो प्लॉट करने के बाद इसके अगर आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ देखो तो ये इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसमें 0 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। 0 के अलावा मैं +1 -1 +2 -2 इस तरह की वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। तो मैंने चेक करते वक्त ये देखा कि जब मैं +1 और -1 पुट करता हूँ
तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है सेकंड डेरिवेटिव में, और यही हम चाहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें चेक करना होगा कि x की वो कौन सी वैल्यू है, और यही हमने देखा कि +1 और -1 पर 0 आ रहा है। एंड f बार इज डिफाइंड ऑन द एंटायर रियल लाइन, और पूरे लाइन पर जो है सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है। सो यू शुड टेस्ट f डबल बार इन द इंटरवल -∞ to -1। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए ये चीज़ इस तरह से कर्व के साथ इनफाइनाइट है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है -∞ होगा और इसी तरह से यहाँ पर +∞ होगा। तो क्या मैं इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे इस पूरे बॉडी को सेपरेट कर सकता हूँ, यानी एक बॉडी ये बना सकता हूँ? तो मैंने लिख दिया -∞ to -1 इन अ फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से इस रीजन से इस रीजन की बॉडी को मैं ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया -1 to +1, और सेम लॉजिक हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लिया, फ्रॉम 1 to ∞। Here it is. So the result are according to this 3 coordinate system or the interval you can say. तो तीनों इंटरवल्स लिखे हमने, x is greater than -∞ and less than -1 and so on, तीनों के लिए। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पर -2 लिया, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 ली, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर जाओ जो फंक्शन है हमारे पास, तो हमने इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी ना भाई। जैसे हम यहाँ पर इस रीजन के लिए अगर आप देखें, जो फर्स्ट रीजन था हमारा, यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि x की वैल्यू -2 है, यहाँ पर क्या है 0 है मिड पॉइंट, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो +2 है। इस बिहाफ पर जब मैं इस वैल्यूज को पुट करता हूँ अपने फंक्शन पे, सेकंड डेरिवेटिव वाले फंक्शन पे, इस पे, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब है अप, लेस देन 0 आती है डाउन, ग्रेटर देन 0 आती है अप। इस तरह से हमने यहाँ पे कंक्लूजन वाइज डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे फंक्शन दिया जाए बेस्ड ऑन द इंटरवल, तो मैं बेस्ड ऑन द कंडीशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्केव फाइंड कर सकता हूँ। The last summary think of this question, the function given in the example 1 is a continuous on the entire real line if there are x values at which the function is not continuous। यानी अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है x की जिसमें फंक्शन continuous नहीं होता, these values should be used along with the point at which f of double bar is equal to 0 और f double bar doesn't exist to form the test interval। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनी तौर पे डबल डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करता उस इंटरवल में जिसमें हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब हमें कॉन्केविटी फाइंड करनी है फंक्शंस के लिए, जो हमें क्वेश्चन एग्जांपल 2 में दिया गया है। डिटरमाइन द ओपन इंटरवल ऑन विच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इस कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, यानी या तो वो कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा, वो डिटरमाइन करें ओपन इंटरवल के अंदर रहते हुए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर मैं इनिशियली अपने फंक्शन को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे प्लॉट करूं, तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। ये एक इस तरह से रीजन बन रहा है, एक इस तरह से रीजन बन रहा है और एक इस तरह से रीजन बन रहा है। अभी हम देख चुके हैं स्टार्टिंग से कि कॉन्केव 2 तरह के हैं, एक या तो वो इस तरह की बॉडी में होगा या वो इस तरह की बॉडी में होगा। अगर आप इस रीजन को देखो, ये तो क्या ये अप है, ठीक है, ये अप बॉडी है, ये भी अप बॉडी है, लेकिन ये डाउन बॉडी है, ठीक है, ये डाउन बॉडी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख कर भी रिप्रेजेंट किया हुआ इस चीज को। अच्छा, अब हमें समझना है देयर आर नो पॉइंट एट विच f double bar equal to 0 but x equal to +2 and -2 the function is not continuous. So test the concavity in the interval -∞ to -2, -2, +2 and 2 to infinity as shown in the table. That's a very important thing कि हमें f बार की किसी भी एक्चुअल वैल्यूज पर ये 0 के बराबर नहीं बन रहा, और 2 ऐसे पॉइंट हमें मिले जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस ना होने की वजह क्या है, या ना होने की वजह ये है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की बॉडी क्लिक नहीं कर रही x की वैल्यू पर, कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। तो आप बगौर देखो, ये वो वैल्यू है, इस पे फंक्शन की बॉडी टच नहीं हो रही, ठीक है। ये एसिम्पटोट्स तो बन सकता है क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे जा रहा है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, यानी मैं y की वैल्यू को सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि x की 2 पर y की वैल्यू क्या बन रही है। लिहाजा बेस्ड ऑन दिस जो कॉन्केविटी टेस्ट होगी उनका इंटरवल भी इसी बॉडी पे बनेगा, क्योंकि इन्हीं बॉडी के रिस्पेक्ट से तो कॉन्केविटी बनी हुई है, यानी इस रीजन के नियरेस्ट। कैसे देखो, जब मैं -∞ to -2 कहता हूं तो इसका मतलब ये रीजन इस तरह से कंटिन्यू है, ये इस तरह से कंटिन्यू है, इसी तरह से ये इस तरह से कंटिन्यू है। तो -∞ to -2 ये हो गया, -2 to +2, -2 to +2 ये हो गया, और +2 to ∞ ये वाली बॉडी हो गई। 3 बॉडी बन रही है इस फंक्शन को फॉलो करते हुए जो हमें यहाँ पर दिया गया, लिहाजा टेबल बनाई गई, ठीक है, इंटरवल के रिस्पेक्ट से। अब इंटरवल पर जो x की वैल्यू मुझे मिल रही है, यानी अगर मैं फर्स्ट वाले बॉडी की बात करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल रही है मुझे,
यहाँ x की वैल्यू 0 मिल रही है, b यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 पे ऑलमोस्ट, और यहाँ पर हमें +3x की वैल्यू मिल गई। बिहाफ ऑफ दिस हमने ये टेस्ट किया, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, विच मीन अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। तो अभी तक की 2 एग्जाम्पल में हमें ये समझ में आया कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए तो कॉनकेविटी सिंपली उसमें किस तरह से फाइंड होगा। सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा, और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि कॉनकेविटी सिंपलेस्ट वे पे किस तरह से फाइंड होगा जबकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो, जबकि यहाँ पर फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं था। यही वजह है कि हमने टेस्ट करने के लिए कॉनकेविटी को उसी के रीजन पर इंटरवल डिफाइन किया। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसके बेस पर अभी हमने देखा था कि उससे हमें ये पता चलता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि उसमें कितने पॉइंट्स रीजन ऐसे बन रहे हैं जो कॉनकेव या कॉनकेव अप या डाउन बॉडी बना रहे हो या रीजन बना रहे हो। सो द ग्राफ 3.26 you can easily understand has a 2 point at which the concavity change. If there is a tangent line of the graph exists at the point and the point of the inflection, 3 types of the point inflection are shown in a 3.28. ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम 3.26 को देखते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये 3.26 है, जो उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स देखे थे कॉनकेविटी के, ठीक है, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था जो कि रीजन बना रहा था। रीजन कवर्ड मैं सिर्फ इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जबकि 3.28 के अंदर आप देखें तो 3 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जिसके बेस पर आप देखते हो कि यहाँ से 2 तरह के कॉनकेव बन रहे हैं, ये अप है और ये डाउन है। फिर इसी तरह यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है, तो ये 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से ये अप है, इसी तरह से ये अनडिफाइन होगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0 होगी यहाँ पे भी वैल्यू। और ये वो पॉइंट है जिसके पे इस तरह से एक रीजन बन रहा है, यानी कॉनकेव बन रहा है और एक कॉनकेव यू बन रहा है, ठीक। ये तीनों यहाँ पर दिखाए गए। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की कुछ बेसिक डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल जाननी होगी। लेट सी एंड एफ सी यानी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एफ सी is a point of the inflection of a graph f, then either f double bar c equal to 0 or f double bar doesn't exist at x equal to c। यानी अगर आपके पास c f c के बेस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद है तो ऐसा हो सकता है कि या तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए या सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो उस कांस्टेंट वैल्यू पे, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। तो हमारे पास डिटरमाइन करना है हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डिस्कस द कॉनकेविटी ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, यानी x4 माइनस 4x क्यूब है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। सेटिंग f डबल बार इक्वल टू 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव पर हम 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकते हैं जिस तरह एज यूजुअल हम निकालते हैं। तो इस बेस पर हम क्रिटिकल, जिस तरह मैंने शॉर्ट वे पर प्रीवियस एक्सरसाइज पे बता दिया था कि हम डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम डायरेक्टली f डबल बार की वैल्यू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ये प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन पे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कंटिन्यूसली। सो यू कैन डिटरमाइन द पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 by testing the interval determined by this x values. You can conclude that they both yield point of inflection. A summary of the testing is shown in the table of the graph 3.29, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डबल बार 0 की, ठीक है। डबल बार 0 की वैल्यूज को अगर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कॉमन लेने के बाद। अब इसकी वैल्यूज को मैं 0 के बराबर लूंगा, तो सिंपली हमने इस फंक्शन को यानी सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिया। उसके बाद ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं x माइनस 2 को इस मल्टीप्लाई से 0 के डेनोमिनेटर पे ले जाऊं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 डिवाइड बाय x माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा। फिर बच जाएगा 12x इक्वल टू 0। अब मैं 12 को अगर मैं इस तरह डिवाइड पे लेके चले जाऊँ 0 डिवाइड बाई 12 तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी x की 0। इसी तरह से अगर सेकंड टाइम पर मैं 12x को इस तरफ ले जाऊं तो ये 0 डिवाइड बाई 12x 0 हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, x पॉजिटिव नेगेटिव का उस तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो सेकंड वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। और यही दोनों वैल्यूज यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो बिहाफ ऑफ दिस हमने देखा टेस्टिंग द इंटरवल डिटरमाइंड बाय दीज x वैल्यूज, इस x वैल्यूज के जरिए से डिटरमाइन कर पाएंगे हम इंटरवल को। सो यू कैन कंक्लूड दैट द बोथ यील्ड पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन, यानी ये दोनों पॉइंट ही हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। अब इसे अगर 3.29 पे मैं देखूँ तो देखो ये एक पॉइंट है जो कि 0 पे मौजूद है और एक पॉइंट हमारा 2 था वो ये रहा। तो इसको बगौर देखो, ये एक कर्व बन रहा है लाइक दिस, ये एक कर्व बन रहा है जो कि डाउन होगा और ये कर्व दोबारा बन रहा है जो कि अप होगा। तीनों चीजें बन गई हमारे पास, यानी इस तरह से आप देखो अप डाउन एंड अप
तीन तरह के हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर डिफाइन हो गए। इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकली हमने इंटरवल डिफाइन कर लिया, उसके बाद एक्स की वो वैल्यूज पुट कर ली जो हमारे पास आ रही थी, यानी एक्स की वैल्यूज नेगेटिव, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3। उसके बाद हमने देखा कि जब मैं ये पॉइंट्स वैल्यूज इसमें ऐड कर रहा हूँ तो हमें एक दफ़ा वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 जो कि अप है, लेस दैन 0 जो कि डाउन है, फिर ग्रेटर दैन 0 जो कि अपवर्ड पॉइंट पर हमें मिल रहा है। अब और अगर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें, एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पर लिखी जा रही है, ठीक है, ये वही एक्स की वैल्यूज़ है जो हमें इस एक्स एक्सिस में मिल रही है। फर्स्ट के लिए -1, सेकंड के लिए ये +1 और थर्ड के लिए ये 3 जो यहाँ पर डिफाइन है। ये तीनों वैल्यूज़ लिखी और इस तरह से हमने कंक्लूड कर लिया। सो टू कन्वर्स of theorem 3.8 is not generally true. It is possible for the second derivative to be a 0 at the point that is not a point of the inflection. For instance, the graph of x, f of x equal to x4 is shown in a 3.30. Here it is. The second derivative is 0 when x equal to 0, but the point 0, 0 is not a point of the inflection because the graph f is a concave up in both interval -infinity to 0 and plus infinity to 0. That's a very important thing. इन्होंने बताया कि जो 3.8 पर कॉन्वर्स थ्योरम हमें बताया गया है वो जर्नली हमेशा ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव ही 0 हो जाए, ठीक है, और वो जो है नॉट अ पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल टू x4, तो इसे इस तरह से प्लॉट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक स्लोप वैल्यूज़ है, ठीक है, फिर इसी तरह ये स्लोप है और ये कांस्टेंट स्लोप वैल्यूज़ है। तो अगर मैं इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 4x3, ठीक है, और मैं सिंबल y बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये y डबल बार, तो ये हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा 12x², ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया था। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मुझे इसलिए यहाँ पर नहीं मिलेगा कि व्हेन x इक्वल टू 0 द पॉइंट 0, 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन, यानी अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू ये रही 0 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 आ जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दिस, लेकिन ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से फंक्शन की बॉडी क्या कर रही है, कॉन्केव अपवर्ड बना रही है दोनों इंटरवल पे, यानी एक इंटरवल इस बॉडी के साथ भी इन्फिनिटी है और इस बॉडी के साथ भी इन्फिनिटी है, यानी ये -इन्फिनिटी के साथ अगर 0 है तो ये +इन्फिनिटी के साथ 0 होगा दोनों इंटरवल पे। तो यही वजह है कि इसे कहा गया है कि द पॉइंट 0, 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन बिकॉज द ग्राफ ऑफ f इज कॉन्केव अपवर्ड इन बोथ इंटरवल, दोनों इंटरवल पे ये, यही वजह है कि इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस वक्त नहीं कह सकेंगे। एंड द लास्ट थिंग, द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट पॉइंट समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी हमारे पास। लेट f बी द फंक्शन सच दैट f बार इक्वल, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, यानी एक फंक्शन है हमारे पास f, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा और सेकंड डेरिवेटिव f एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल पे वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी जो कि कंटेन करेगी वैल्यू कांस्टेंट c को। इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि सेकंड डेरिवेटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव वैल्यूज अगर लेस देन 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन जो होगा वो रिलेटिव मिनिमम होगा उसी c और fc वैल्यूज पर जिस पर अब वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 आ रहा है। इफ f डबल बार c इज इक्वल टू 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 है, द टेस्ट फेल, यानी अगर वो एग्जैक्ट कांस्टेंट के बराबर आ गया तो जाहिर सी बात है वो टेस्ट फेल हो जाएगा। That is, f may have a relative minimum and relative maximum, or neither. In such case, you can use a first derivative test. यानी इस सिनेरियो पे या तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और ना ही उसमें मिनिमम वैल्यू होगी और ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यूज होगी। ये सिनेरियोस हो सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करें एग्जाम्पल 4 में, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा हमें निकालना है, ठीक है। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक्सट्रीमा के कॉन्सेप्ट को जान लिया था, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमम, मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के वर्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ मौजूद है, यही वजह है कि उन चीज़ों को रिकॉल किया जा रहा है। तो फंक्शन -3x⁵ + 5x³ है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। अब मैं इसे 0 के लिहाज से पुट कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसे मैंने 0 पुट किया। 0 क्यों पुट किया? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि इस क्रिटिकल पॉइंट के जरिए से चेक करूंगा ना कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है या नहीं है, इसको हमें 0 लेना है, तो उसके बेस पर मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, यानी x की वो वैल्यूज मिलेगी जिस पे मैं इनको टेस्ट कर सकूं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिया तो मुझे ये 3x की वैल्यू मिली, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब इन 3 क्रिटिकल वैल्यूज को
मैं यूज़ तो करूँगा, लेकिन पहले मैंने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यूज़ ये आ गई, ठीक है। नाउ यू कैन अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज शोन बिलो, यानी अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे उन वैल्यूज़ को अप्लाई कर रहा हूँ जो हमारे पास मौजूद है। अब क्योंकि 3.2 ये फिगर यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो अगर मैं इनिशियली अपने फंक्शन को देखूँ तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को प्लॉट कर लिया है, और प्लॉट करने के बाद ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो यहाँ पर आ रहा है, और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकाला गया है ये तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हम जान चुके हैं। तो ये एक है, ये एक है, और ये एक पॉइंट है जिससे हमें मल्टीपल कर्व मिल रहा है, ठीक है, जो कि कॉन्केव अप या डाउन है। अब हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। तो एक्स की जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं ये बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट शॉर्ट में लिख सकता हूँ CP, तो -1 0 1 है। तो -1 की वैल्यूज़ पर अगर मैं फंक्शन को देखूँ तो उसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ उसे -1 एंड -2, ये रहा। फिर 0 पे देखना है तो 0 पे 0 0 है, तो क्या मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 0, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट पे देखा तो 1 यानी +1, तो +1 पर मुझे क्या मिल रहा है, +1 पे मुझे 2 मिल रहा है ये वैल्यू, तो ये ले लिया हमने। तो मैं इसे रिलेटिव मिनिमम कह सकता हूँ, ये मैक्सिमम कह सकता हूँ, ठीक है। इन पर टेस्ट किया मैंने सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब है ये मिनिमम है। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है। और जहाँ पर डबल बार की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, यानी यहाँ पर क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी कुछ इस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू। तो बिकॉज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल एट 0 0, यू कैन यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट and observe that the f increase to the left and right at the point 0. So 0 0 is neither a relative minimum or nor a relative maximum, even though the graph has a horizontal tangent line as I have drawn here. ठीक है, tangent line at the point, the graph f is shown in a figure 3.32 as we have seen here. That's all about the concept of the सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इंक्लूडिंग द कॉन्केविटी, कॉन्केव अप एंड डाउन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जानी कि फंक्शंस जब प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो उस फंक्शंस के स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। कॉन्केविटी भी है, हमने ये देखा कि रेट ऑफ चेंज किस तरह से है, पॉजिटिव वे पे नेगेटिव वे रेट ऑफ चेंज कैसे हो रही है, पॉजिटिव स्लोप पे नेगेटिव स्लोप के साथ वैल्यूज़ अगर चेंज हो रही है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर है जहाँ पर हमारा कर्व चेंज हो रहा हो। फिर हमने उसको जानने के बाद देखा, उसकी एग्जाम्पल्स देखी, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये देखा कि अगर हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ पर वैल्यूज़ सेकंड डेरिवेटिव की 0 आ जाए तो वहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है, और वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की फंक्शन की बॉडी को यूज़ करते हुए ही लेफ़्ट एंड राइट वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं कि वो मिनिमा मैक्सिमा के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, वगरना उस फंक्शन के अंदर एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा विच मीन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगे, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन, होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेशन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।